हेलो एवरीवन। एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संदीप बेनीवाल। पिछले वीडियो में आपने बात की थी मौसम एवं जलवायु की। तो आपने क्या क्या देख लिया था? मौसम की परिभाषा देख ली थी, उसके बाद में अपने जलवायु की परिभाषा देख ली थी, मौसम विज्ञान से संबंधित अपने संस्थान देख लिए थे। मेट्रोलॉजी देख लिया था आपने। मेट्रोलॉजी के संस्थान कहाँ कहाँ पे है? WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। फिर अपने IMD देख लिया था, IAMD देख लिया था, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग स्टेशन देख लिया था न्यू दिल्ली में। उसके बाद में अपने इससे संबंधित उपकरण देखे थे, एनीमोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर, रेन गेज, विंड वैन, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, क्रॉकार्ड, ये सब अपने इंस्ट्रूमेंट देख लिए थे जो अपने मौसम से संबंधित काम आते हैं। उसके बाद में अपने चर्चा की थी कि वातावरण क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है। इससे अपने चार जो उसका डिवाइडेशन था तापमान के लेयर्स के आधार पर, उसका आपने जिक्र किया था कि क्षोभ मंडल क्या होता है, इसकी ऊंचाई क्या होती है, इसमें क्या कुछ पाया जाता है। फिर समताप मंडल की बात की थी, फिर अपने मध्य मंडल की बात की और आयन मंडल की या बाह्य मंडल की अपने बात की थी। अब अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर है आगे का, वो ध्यान से देखना। वो क्या है कि मानसून क्या होता है। उसी चैप्टर को अपने आगे लेके जाते हैं, मौसम एवं जलवायु को। चैप्टर का नाम है अपने मौसम एवं जलवायु, ठीक है, वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। अब अपने देखते हैं इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक आता है मानसून। व्हाट इज मानसून? मानसून क्या होता है देखते हैं अपने। मानसून, ठीक है, मानसून देखिए, सबसे पहले पूछा जाता है कि मानसून कौन सी भाषा का शब्द है, किस भाषा से लिया गया है। तो अपने भाषा की जिक्र करते हैं। मानसून है जो अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। अरबी भाषा के मैसियम शब्द से लिए गया है। मैसियम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सीजन या ऋतु। क्या होता है? सीजन या ऋतु, ठीक है। तो अपने से सबसे पहले ये पूछा जाता है कि मानसून किस भाषा का शब्द है। तो मानसून है जो अरबी भाषा का शब्द है। इसके बाद में अपने देखते हैं कि मानसून का डिवाइडेशन है, दो प्रकार से किया गया है। मानसून का डिवाइडेशन कितने प्रकार से किया गया है? दो प्रकार से किया गया है। ये देखते हैं अपने मानसून का डिवाइडेशन। एक नंबर पर आता है दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दो नंबर पे आता है उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून। कौन कौन से मानसून होते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून। कौन सा मानसून होता है जो वर्षा करता है? तो उत्तरी पश्चिमी मानसून और दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून, ये दो प्रकार के मानसून होते हैं। अब अपने इनकी डिटेल में चर्चा करते हैं कि उत्तरी पूर्वी मानसून कितनी वर्षा करता है, कैसे करता है और कब आता है, इसकी चर्चा अपने करते हैं। फिर करते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून कब आता है और कितनी वर्षा करता है। सबसे पहले अपने चर्चा करते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून की। देखो, एक नंबर अपना होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून है वो, इसकी अपने चर्चा करते हैं। देखिए, साउथ वेस्ट मानसून है जो 1 जून को, कब? 1 जून को, 1 जून को, 1 जून को केरल में प्रवेश करता है। भारत में केरल की तरफ से ये प्रवेश करता है, दक्षिणी पश्चिमी दिशा से। सबसे पहले ये केरल में प्रवेश करता है, 1 जून को प्रवेश करता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। फिर अपने दूसरा इसका जिक्र करते हैं, ये 1 जून को प्रवेश कर गया, उसके बाद में ये मध्य जुलाई तक, मध्य जुलाई यानी कि 15-20 जुलाई तक ये क्या है कि संपूर्ण भारत में,
संपूर्ण भारत में प्रवेश कर जाता है। संपूर्ण भारत में प्रवेश कब कर जाता है? मध्य जुलाई तक ये संपूर्ण भारत में प्रवेश कर जाता है। फिर ये जो कुल वर्षा का जो अपने भारत में टोटल वर्षा होती है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा होता है? तो 80%। ये लिखते हैं कुल वर्षा का 80%। कितना प्रतिशत भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। उसके बाद में अपने इसकी चर्चा करते हैं कि यह जो अक्टूबर मध्य अक्टूबर तक भारत से निकल जाता है, भारत से निकल जाता है, चला जाता है। ठीक है, ये कब तक चला जाता है? मध्य अक्टूबर तक ये भारत से चला जाता है। इसके बाद में अपने इसकी चर्चा करते हैं, इसको एक नाम दिया गया ग्रांड पीरियड ऑफ रेनफॉल। ग्रांड पीरियड ऑफ रेनफॉल, क्या नाम दिया गया इसे? इस वर्षा को नाम दिया गया ग्रांड पीरियड ऑफ रेनफॉल। ठीक है, इसको आगे दो भागों में विभाजित किया गया है। वो दो भाग कौन कौन से आपने देख लेते हैं। एक नंबर बंगाल की खाड़ी, कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, दूसरा कौन सा है? अरबी समुद्री शाखा। कौन सा है? अरबी समुद्री शाखा। ठीक है, इसको दो भागों में विभाजित किया गया। अब देखते हैं बंगाल की खाड़ी। सबसे पहला कौन सा आता है? बंगाल की खाड़ी। एक नंबर पे आता है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से जो कुल वर्षा होती है वो जो दक्षिण पश्चिम मानसून होती है उसकी 80% बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। उसके बाद में बंगाल की खाड़ी की यदि बात करें तो यह फिर जो आसाम की ओर लौट जाता है। कहां लौट जाता है? आसाम की ओर। सॉरी, बंगाल की खाड़ी से 20% बारिश होती है। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसकी 20% जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है। उसके बाद में 2 नंबर पर पढ़ते हैं अरबी समुद्री शाखा। अरबी समुद्री शाखा, इससे 80% बारिश होती है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून की कुल वर्षा है उसकी 80% वर्षा होती है अरबी समुद्री शाखा से होती है और यह दिल्ली की ओर लौटता है। फिर ये कहां लौटता है? दिल्ली की ओर लौटता है। अब अपने एक डायग्राम से देखते हैं, इसको समझते हैं। फिर अपने सेकंड देखते हैं, उसके बाद में अपने डायग्राम से इन दोनों को समझेंगे एक साथ कि कौन सा है उत्तरी पूर्वी मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून। 2 नंबर आ गया उत्तरी पूर्वी मानसून या साउथ वेस्ट मानसून, साउथ ईस्ट मानसून। ठीक है, इसके बाद में अपने इसमें चर्चा करते हैं कि यह जो कुल वर्षा का यानी कि भारत में जो वर्षा होती है उसका 20% इसका योगदान होता है। 20% किसका योगदान होता है? उत्तरी पूर्वी मानसून का होता है और 80% दक्षिणी पश्चिमी मानसून का योगदान होता है। उसके बाद में अपने देखते हैं कि इस मानसून से सर्वाधिक वर्षा जो होती है तमिलनाडु में होती है। कहां पे होती है? तमिलनाडु में। उसके बाद में जो है आंध्र प्रदेश में होती है। ये अब बात करते हैं कब आता है, ये मानसून कब आता है? तो मध्य अक्टूबर यह मानसून भारत में मध्य अक्टूबर के लगभग आता है और मध्य दिसंबर तक चला जाता है, वापस चला जाता है। मध्य दिसंबर तक वापस चला जाता है, यानी मध्य अक्टूबर तक आता है, मध्य दिसंबर तक चला जाता है। 2 महीने ये रहता है मानसून और ये सब 20% वर्षा करता है। सर्वाधिक वर्षा जो तमिलनाडु में होती है और उससे कम आंध्र प्रदेश में इससे वर्षा होती है। इसके बाद में अपने बात करते हैं इनकी
इसे रिट्रेटिंग मानसून भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रिट्रेटिंग मानसून भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? रिट्रेटिंग मानसून भी बोला जाता है। पहले आपने देखा था दक्षिणी पश्चिम मानसून, उसको क्या बोला जाता है? ग्रांड पीरियड ऑफ रेनफॉल। क्या बोला जाता है? ग्रांड पीरियड ऑफ रेनफॉल। इसे रिट्रेटिंग मानसून बोला जाता है। अब इसको अपने डायग्राम से देखते हैं। सॉरी, ये देखिए, आपने ये माना इंडिया का मैप है, ठीक है। यहां पे आ गया उत्तर, यहां पे आ गया दक्षिण, यहां पे आ गया पूर्व, यहां पे आ गया पश्चिम, ठीक है। उसके बाद में जो मानसून था, आपने क्या कौन कौन से मानसून बताए? 2 मानसून बताए थे। पहला कौन सा था? दक्षिणी पश्चिमी। दूसरा कौन सा बताया था? उत्तरी पूर्वी। अब इसमें देख लेते हैं अपने उत्तरी पूर्वी। ये देखो, यहां से जो मानसून आता है वो कौन सा आता है? उत्तरी पूर्वी मानसून आता है। ये कितने प्रतिशत वर्षा करता है? 20% वर्षा करता है। देखिए, उत्तरी पूर्वी मानसून होता है वो 20% वर्षा करता है। यहाँ पे राजस्थान है, तो इस राजस्थान तक ये प्रवेश नहीं कर पाता, तो राजस्थान में इस मानसून से बहुत कम वर्षा होती है। उसके बाद में एक आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये है जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये है 80% वर्षा करता है। कितनी करता है? 80% वर्षा करता है। कुल वर्षा का 80% वर्षा करता है। ये जो होता है वो राजस्थान से हो जाता है, तो ये राजस्थान में वर्षा करता है। यहाँ केरल से ये प्रवेश करता है, ठीक है। केरल से 1 जून को ये प्रवेश करता है। उसके बाद में ये राजस्थान से वर्षा करता हुआ गमन करता है। इसके बाद में अपने देखते हैं कि इससे संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी है, मानसून से संबंधित या मौसम विज्ञान से संबंधित टर्मिनोलॉजी है, उनका अपने जिक्र करते हैं। देखो, पहले आता है कंटूर। क्या आता है? कंटूर। दूसरा आता है आइसोथर्म। तीसरा आता है आइसोबाथ। तीसरा आता है, चौथा आता है आइसोहाइट। पांचवा आता है आइसोबार। छठा आता है आइसोटेक, ठीक है। आगे अपने देखते हैं कंटूर। कंटूर क्या होता है कि एक समान जो वर्षा वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा है, एक समान ऊंचाई। कंटूर क्या होता है? एक समान ऊंचाई के बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या होती है? जोड़ने वाली रेखा, वो क्या कहलाती है? कंटूर कहलाती है। जैसे ये मान लो पर्वत है, इसकी ये हाइट है, ऐसे ऐसे हाइट है मान लो, तो जैसे ये समान ऊंचाइयां हैं, ये समान ऊंचाइयां हैं, तो इनको ये जोड़ने वाली जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी? कंटूर कहलाती है। उसके बाद में अपने बात करते हैं आइसोथर्म। आइसोथर्म क्या होता है कि एक समान तापमान को जोड़ने वाली रेखा है। थर्मामीटर से आपने तापमान मापने का यंत्र पढ़ा था ना, थर्मामीटर से नापा जाता है तापमान, वैसे थर्म आ गया ना लास्ट में। तो आइसोथर्म क्या होता है कि एक समान तापमान के लिए कौन सा होता है? आइसोथर्म होता है। उसके बाद में आता है आइसोबाथ। आइसोबाथ क्या होता है? एक समान समुद्र तल से पानी की गहराई, यानी कि समुद्र तल की पानी की गहराई, जैसे मान लो नीचे कितना गहरा पानी है, उसकी जो अपने गणना करते हैं वो आइसोबाथ से की जाती है। आइसोबाथ बोला जाता है एक समान जो पानी की गहराई होती है। जैसे रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पे आपने देखा होगा
कि समुद्र तल से इतनी गहराई है, वो जो समान गहराई होती है उनको आइसो बार से जोड़ा जाता है। एक समान समुद्र तल की गहराई, ठीक है, एक समान समुद्र तल की गहराई। आइसो हाइट क्या होता है कि एक समान वर्षा के बिंदुओं वाली रेखाएं। जैसे अपने बताते हैं ना, वर्षा होने के बाद 4 अंगुल वर्षा हुई है, 5 अंगुल वर्षा हुई है, इतनी वर्षा हुई है, तो वो दो जगह पर एक समान होती है, उन बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या होती है? आइसो हाइट होती है। हाइट ही बताते हैं, 4 अंगुल वर्षा है, 5 अंगुल वर्षा है, तो एक समान वर्षा के बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं। फिर होता है आइसोबार और आइसोटेक। आइसोबार क्या होता है? बार किसकी इकाई है? दाब की इकाई है। बार किसकी इकाई है? बार किसकी इकाई है? वायु दाब की इकाई है। तो एक समान वायु दाब को, एक समान जहां पर वायु दाब है उसको जोड़ने वाली रेखाएं होती है आइसोबार। फिर आइसोटेक क्या होती है? एक समान वायु की गति, एक समान जो वायु की गति है उनको जोड़ने वाली रेखाएं कौन सी होती है? आइसोटेक होती है। इसके बाद में अपने और चर्चा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ फिनोमिनास और बच गए हैं, उनको अपना जिक्र कर लेते हैं। छह नंबर तक अपने देख लेते हैं। अब देखते हैं अपने 7 नंबर, आइसो स्टेयर। 8 नंबर अपने देखते हैं आइसो हेल्स, और 9 नंबर अपने देखते हैं आइसो टॉप। कौन सा? आइसो टॉप। क्या होता है आइसो स्टेयर? आइसो स्टेयर होता है एक समान आर्द्रता, जहां आर्द्रता ह्यूमिडिटी समान होती है, एक समान आर्द्रता। आइसोहेल्स क्या होता है कि एक समान सूर्य की रोशनी, क्राउकार्ड्स जो अपने नापते हैं ना, एक समान सूर्य की रोशनी, एक समान सूर्य की रोशनी। और आइसोटोप क्या होता है? एक समान पोषक तत्वों की मात्रा, एक समान पोषक तत्वों की मात्रा। क्या होता है? पोषक तत्वों की एक समान जो मात्रा होती है वो होता है आइसोटोप से। ठीक है, ये फिनोमिना कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में अपने कुछ डेफिनेशंस है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनका जिक्र अपने कर लेते हैं। ये वेस्ट चैप्टर तो कंप्लीट होता है, इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इससे रिलेटेड, उनसे कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले अपने जिक्र करते हैं भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। देखो, भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, यानी कि एक साल में भारत में कुल औसत वार्षिक, भारत में एक साल में कुल वर्षा कितनी होती है? भारत की औसत वार्षिक वर्षा आईसीआर में 2 बार प्रश्न पूछा गया है। औसत वार्षिक वर्षा 119 mm या 119 सेंटीमीटर या 1194 mm। देखो, सेंटीमीटर में पूछा जा सकता है और mm में पूछा जा सकता है, याद रखना 119 सेंटीमीटर या 1194 mm, ये भारत की औसत वार्षिक वर्षा है। परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा गया था? एक था 120 सेंटीमीटर और एक था 110 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 110 सेंटीमीटर का क्या मतलब होता है कि 1100 mm, और इसका क्या मतलब होता है 1200 mm। ठीक है, अब एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न पूछा था इस प्रकार से। तो देखो, अपने क्या करते हैं कि ये 1100 mm टिक कर आते हैं या 1200 mm करके आते हैं। तो इसका राइट आंसर जो माना था वो 1200 mm माना था, क्योंकि देखो 1194 से 1200 में कितना फर्क है? 6 का फर्क है, और यहाँ पे 94 का फर्क है, इसलिए जो सबसे नियरेस्ट आंकड़ा होता है वो अपने को चूज करना होता है। तो 120 सेंटीमीटर या 1200 mm दिया होता है, वो आंसर सही होगा, या एग्जैक्ट डाटा है जो 1194 mm होता है।
इसके बाद में अपने देखते हैं विश्व की औसत वार्षिक वर्षा। यह प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है जेट, आईसीआर, बीएचयू और सुपरवाइजर में। विश्व की 2 नंबर अपने क्या देखते हैं, विश्व की औसत वार्षिक वर्षा। विश्व की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, 100 सेंटीमीटर या 1000 mm। ठीक है, 100 सेंटीमीटर या 1000 mm। 3 नंबर राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा। यह काफी बार पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा 575 mm या 57.5 सेंटीमीटर। ये ध्यान देना, डाटा का ध्यान देना, mm में लिखा है या सेंटीमीटर में लिखा है, कंफ्यूज मत होना। mm में है या सेंटीमीटर में, इसे पहले देखना। यदि mm में है तो 575 mm और सेंटीमीटर में है तो 57.5 सेंटीमीटर। इसके बाद में अपने चर्चा करते हैं कि रेनी डेज क्या होते हैं। एक डेफिनेशन है रेनी डे। रेनी डे या वर्षा वाला दिन क्या होता है, वर्षा वाला दिन किसको बोलते हैं और ये कितने होते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, जिस दिन 24 घंटे में 2.5 mm से अधिक वर्षा होती है। क्या होती है, अधिक वर्षा होती है। उसे रेनी डेज कहते हैं। रेनी डेज किसे कहते हैं, जिस दिन 2.4 mm से अधिक वर्षा होती है उसको रेनी डेज कहते हैं। तो भारत में कुल रेनी डेज की संख्या कितनी है, जब ये प्रश्न पूछा जाता है भारत में कुल रेनी डेज की संख्या कितनी है, तो 130। अब एक प्रश्न है इंपॉर्टेंट कि जो भारत है उसमें कितना एरिया है जो वर्षा आधारित है। तो भारत में वर्षा आधारित कुल एरिया, कुल क्षेत्रफल 400 मिलियन हेक्टेयर। कितना है जो वर्षा पे आधारित है, 400 मिलियन हेक्टेयर एरिया है जो वर्षा पे आधारित है। नेक्स्ट अपने चर्चा करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। किसकी करते हैं, मौसम पूर्वानुमान। कल अपने एक इंस्टीट्यूट पढ़ा था मौसम पूर्वानुमान से संबंधित, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेदर फोरकास्टिंग, यानी मौसम पूर्वानुमान। तो मीडियम रेंज का तो आपने पढ़ लिया था सेंटर कहां पे है। तो मीडियम रेंज मौसम पूर्वानुमान होता क्या है, इसकी जानकारी अपने इसमें करेंगे। देखिए मौसम पूर्वानुमान, सबसे पहले अपने लिखते हैं मौसम पूर्वानुमान। मौसम पूर्वानुमान या वेदर फोरकास्टिंग। क्या पढ़ते हैं, वेदर फोरकास्टिंग। मौसम पूर्वानुमान या वेदर फोरकास्टिंग किसे कहते हैं कि मौसम का अपने पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है, आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, वर्षा अधिक होने वाली है या कम होने वाली है, या तापमान अधिक होने वाला है, या आंधी आने वाली है, तूफान होने वाला है। इनकी चर्चा अपने वेदर फोरकास्टिंग या मौसम पूर्वानुमान में करते हैं। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसमें आईसीआर में प्रश्न पूछा गया है काफी बार। अल्प अवधि मौसम पूर्वानुमान, शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग। शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग ये क्या होता है कि ये 24 घंटे से लेके 3 दिन के लिए निकाला जाता है। कितने टाइम के लिए, यानी कि 1 दिन से 3 दिनों के लिए, 1 से 3 दिनों के लिए निकाला जाता है। और ये दिन में 2 बार निकाला जाता है, 2 बार मेजर किया जाता है इसको। ठीक है, दिन में कितने बार मेजर किया जाता है, 2 बार मेजर किया जाता है। और इसकी जो सीमा होती है वो 36 घंटे तक होती है। 36 घंटे तक ये वेदर फोरकास्टिंग की जाती है। अल्प अवधि मौसम पूर्वानुमान है जो 36 घंटे के लिए किया जाता है। 2 नंबर हो गया मध्यम अवधि
मिडल रेंज वेदर फोरकास्टिंग। मध्यम अवधि होता है वो 3 से 10 दिन के लिए निकाला जाता है। कितने दिन के लिए निकाला जाता है, ये ICAR में प्रश्न पूछा गया है और ये इसका इंस्टीट्यूट आपको मैंने कल बताया था, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। कहां पे था, न्यू दिल्ली में था। ठीक है, उसके बाद में 3 नंबर पर दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान। दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान यह 10 दिन से अधिक समय के लिए निकाला जाता है। 10 दिन से अधिक समय के लिए निकाला जाता है। अब ये देखते हैं ये क्यों करते हैं, अपने मौसम पूर्वानुमान क्यों लगाते हैं। देखिए, अल्प अवधि मौसम पूर्वानुमान है, माना कि अपने को कल बुआई करनी है, सोविंग करनी है, ठीक है, कोई फसल की सोविंग करनी है। यदि अपने उसकी सोविंग कर देते हैं, अपने को पता नहीं होता, सोविंग कर दी, उसके बाद में क्या की वर्षा आ गई, वर्षा आ गई तो वो क्या होगा, सोविंग होगा, वो सही से जर्मिनेशन या उगेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए अपने अल्प अवधि मौसम पूर्वानुमान की सहायता लेते हैं और पता करते हैं कि आने वाले टाइम में वो वर्षा नहीं होने वाली है क्या। फिर अपने जैसे स्प्रे करते हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, हेर्बिसाइड का यूज करते हैं, उस टाइम क्या होता है, आपने मान लो यूज करने लगे, उस टाइम क्या है कि आंधी आने वाली है, तो अपने को पता नहीं, आपने यूज करने लगते हैं, आंधी स्टार्ट हो जाती है, तो अपने वो काम नहीं कर सकते। इसलिए ये अल्प अवधि मौसम पूर्वानुमान निकाला जाता है। मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान भी इसी आधार पर निकाला जाता है कि अपने को सहायता मिले कि आगे अपने किस प्रकार से कार्य करें। और जो दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान है वो आने वाले समय कैसा रहने वाला है और क्रॉप रोटेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन सा अपने फसल चक्र अपनाएं, तो ये अपने लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, इसके साथ अपने आगे चलते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या होने वाला है। फिर देखते हैं दीप्तिकालिता। अपने क्या आता है, दीप्तिकालिता, फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है, फोटोपीरियोडिज्म कि कोई पौधा है, मान लो, ठीक है, कोई पौधा है, उसको पुष्पन के लिए यानी फ्लोरिंग के लिए कितने प्रकाश की आवश्यकता होती है, पुष्पन के लिए कितने प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसको कहते हैं फोटोपीरियोडिज्म। परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लो, किसी पौधे को पुष्पन के लिए आवश्यक प्रकाश की आवश्यकता फोटोपीरियोडिज्म दीप्तिकालिता कहलाता है। ठीक है, अब प्रकाश की आवश्यकता के आधार पर इसको पौधों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। आपने देखते हैं 4 भाग, इसके कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है लघु दिवस पादप, ठीक है। 2 नंबर आता है मध्यम दिवस पादप। 3 नंबर दीर्घ दिवस पादप और 4 नंबर आता है दिवस निष्प्रभावी पादप। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट, मीडियम डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। यानी अब अपने देखते हैं कि कौन से को कितने प्रकाश की आवश्यकता होती है। जो लघु दिवस पादप है उसको पुष्पन के लिए 8 से 10 घंटे, ध्यान देना, 8 से 10 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। मध्यम जो दिवस पादप है उनको 12 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, और जो दीर्घ दिवस पादप है उनको 12 से 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। उसके बाद डे न्यूट्रल प्लांट है, उनपे प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रकाश हो चाहे नहीं हो, प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता डे न्यूट्रल प्लांट में।
ठीक है, उसके बाद में अपने इनके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट है। जो खरीफ क्रॉप होती है, खरीफ क्रॉप जैसे बाजरा, जवार etc। ठीक है, इसके बाद में अपने देखते हैं मध्यम अवधि पादप। मध्यम अवधि जो पादप होता है वो होता है गन्ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। गन्ना होता है जो मध्यम अवधि पादप होता है, गन्ना होता है वो मध्यम अवधि पादप होता है। लॉन्ग डे प्लांट कौन से होते हैं? रबी क्रॉप। रबी क्रॉप जो भी है वो लॉन्ग डे प्लांट होती है। लॉन्ग डे प्लांट रबी क्रॉप जैसे गेहूं, चना etc। ठीक है, इसके बाद में अपने देखते हैं डे नेचुरल प्लांट। डे नेचुरल प्लांट कौन से होते हैं? टमाटर, मिर्च, बैंगन, मूंग। इनको किसी भी अवस्था में उगा सकते हैं। टमाटर, बैंगन, मिर्च। देखिए, इसके डे नेचुरल प्लांट के एग्जाम्पल परीक्षा में पूछे जाते हैं, या मध्यम अवधि मध्यम दिवस पादप का एग्जाम्पल परीक्षा में पूछा जाता है। और भिंडी और कद्दू वर्गीय पादप, भिंडी और कद्दू वर्गीय जो भी सब्जी होती है वो इसमें डे नेचुरल प्लांट में आती है। इसके बाद में एक नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। नोट, धान वैसे तो दीर्घ दिवस पादप में आता है, परंतु जो धान की जय व पद्मा किस्म है, धान की जय व पद्मा किस्म है वो डीएनपी डे नेचुरल प्लांट में आता है। इस यानी कि इन पे प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु धान है जो रबी का है, धान है जो दीर्घ दिवस पादप में आता है, लॉन्ग डे प्लांट में आता है, एलडीपी में आता है। ठीक है, जय और जो पद्मा किस्म है वो डे नेचुरल प्लांट में आती है। इसके बाद में अपने चर्चा करते हैं, एक कल अपने पढ़ाया था ह्रास दर। क्या पढ़ा था? ह्रास दर। बताइए ह्रास दर क्या होता है? कल आपने जिक्र किया था थोड़ा सा ह्रास दर के बारे में, जो किसमें था? शोभ मंडल में था। शोभ मंडल में हमने जब पढ़ा रहा था उस टाइम आपने जिक्र किया था कि ह्रास दर नाम से या लैप्स रेट नाम से कोई भी एक चीज होती है, वो क्या होती है बताइए? ह्रास दर या लैप्स रेट होती है, वो क्या होती है कि एक जब अपने ऊपर से नीचे जाते हैं या नीचे से ऊपर जाते हैं तो एक तापमान में क्या है कि एक फिक्स गिरावट आती है। वो गिरावट क्या होती है, कितनी होती है? वो ह्रास दर होती है, फिक्स नियत गिरावट होती है। उसका एक फिक्स वैल्यू है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये होती है ह्रास दर। देखिए अभी देखते हैं ह्रास दर क्या होता है। ह्रास दर या लैप्स रेट, देखिए अपने नीचे से ऊपर जाएंगे शोभ मंडल में तो क्या होगा? तापमान में एक फिक्स गिरावट आएगी, नियत गिरावट आएगी। तो वो गिरावट क्या होती है? 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी होती है। 1 किलोमीटर अपने ऊपर जाएंगे, 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी होगी, उसको लैप्स रेट बोलते हैं। फिर होता है एल्बिडो। 2 नंबर परिभाषा अपने देखते हैं एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो होता है सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं उनका अनुपात। तो सूर्य से आने वाली किरणें, सूर्य से आने वाली किरणों का अनुपात इसको किस में निकाला जाता है? इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट रहती है। एल्बिडो को प्रतिशत में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? प्रतिशत में लिखा जाता है। ठीक है, तो जहां पे फसलें होती है और एक होता है सामान्य अवस्था या सामान्य मौसम में एल्बिडो का मान कितना होता है, और जहां पे फसलें लगी रहती है या पेड़ पौधे होते हैं वहां पे एल्बिडो का मान कितना होता है। जहां फसलें होती है वहां पे एल्बिडो का मान 23 से 33% होता है। 23 से 33% होता है। और जहां पे सामान्य अवस्था होती है वहां पे एल्बिडो का मान 75 से 95 होता है। कितना होता है? 75 से 95 होता है। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं सापेक्ष आर्द्रता।
सापेक्ष आर्द्रता या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? देखते हैं सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? हवा में जलवाष्प की मात्रा और हवा में जलवाष्प की मात्रा और उसे तृप्त करने में, सैचुरेटेड करने में कुल जलवाष्प की मात्रा, इनका जो अनुपात होता है, यानी कि हवा में कुल जितनी जलवाष्प है उसकी मात्रा और उसको सैचुरेट करने में, यानी कि उसको अपने को कितनी चाहिए, उसको सैचुरेट करने में कुल जलवाष्प की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, उसको अपने सापेक्ष आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा प्रतिशत में लिखी जाती है। किसमें लिखा जाता है? प्रतिशत में लिखा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एल्बिडो को भी प्रतिशत में लिखा जाता है। उसके बाद में एक आते हैं पूर्ण आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, पूर्ण आर्द्रता। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को आपने, इसकी इकाई इंपॉर्टेंट है, इकाई को ध्यान में रखना, ग्राम प्रति घन मीटर, ग्राम प्रति घन मीटर। फिर होती है विशिष्ट आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता को क्या किसमें लिखते हैं? ग्राम प्रति केजी, ग्राम प्रति केजी में लिखा जाता है। विशिष्ट आर्द्रता को ग्राम प्रति केजी में लिखा जाता है। उसके बाद में अपने बात करते हैं तापमान की। एक इंपॉर्टेंट है तापमान। देखिए, मौसम एवं जलवायु का सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग होता है वो होता है तापमान का, और वर्षा का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तापमान में अपने देखते हैं कि तापमान अपने कि बीज अंकुरण के लिए कितना तापमान चाहिए या पुष्पन के लिए कितना तापमान चाहिए, तापमान का आपने रोल पढ़ा था कुछ न कुछ। तो देखते हैं तापमान, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है मौसम एवं जलवायु का, तापमान या टेम्परेचर। ठीक है, अब अपने देखते हैं तापमान। तापमान का आपने देखा था, जिक्र किया था कि थर्मामीटर से इसको नापा जाता है। उसके बाद में अपने तापमान के बारे में देखते हैं। इसका एसआई जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है वो डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? डिग्री सेल्सियस। अपने लिखते हैं ना, आज का तापमान है जो 33 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस है, वो होता है। अब इसमें क्या होता है कि कई बार डिग्री सेल्सियस में दिया होता है, या फ़ारेनहाइट में दिया होता है, या केल्विन में दिया होता है। इसकी 3 और यूनिट्स हैं, उनको आपने जिक्र करते हैं कि यदि डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और अपने को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो किस प्रकार से करेंगे। डिग्री सेल्सियस में दिया गया है तो F/32, C बराबर F/32 माइनस F/32 इंटू 5/9। ठीक है, इंटू 5/9 किया जाता है। यदि अपने को फ़ारेनहाइट में दिया है और केल्विन में चेंज करना है तो डिग्री केल्विन 9/5 प्लस 32, 9/5 प्लस 32, ये माइनस में होगा। ठीक है, ये होगा माइनस में। ठीक है, 5/9 ये होगा माइनस में, और ये उल्टा हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एक होता है केल्विन। यदि केल्विन में दिया गया है तो अपने क्या करते हैं, ये डिग्री केल्विन ही होता है, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 237 कर देते हैं, प्लस 73 कर देते हैं, 273 कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 273। यदि केल्विन से अपने डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है तो डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 237 कर देते हैं, सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज होता है। ये फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। अब अपने बात करते हैं वर्षा की। वर्षा की बात करते हैं, आपको बताया था कि वर्षा भी इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है। तो वर्षा की बात करते हैं तो इसके लिए क्या कहते हैं, बादल होते हैं। बादलों से वर्षा होती है, बादल होते हैं। तो अपने देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो वर्षा करते हैं वो कौन से बादल होते हैं, और वर्षा नहीं करते वो कौन से बादल होते हैं। बादल तो होते हैं परंतु वर्षा नहीं करते। सबसे पहले अपने बादलों का जिक्र करते हैं। बादलों में क्या करेंगे, आपने सबसे पहले देखेंगे सबसे अधिक वर्षा करने वाले बादल।
अधिक वर्षा करने वाले बादल। और 2 नंबर क्या देखेंगे, वर्षा नहीं करने वाले बादल, नहीं करने वाले बादल। ठीक है, उसके बाद में अपने चर्चा करेंगे कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। 4 नंबर ही हो गया, 5 नंबर ही हो गया। सबसे कम वर्षा वाला जिला। इतनी चर्चाएं अपने इसमें करेंगे। जो सबसे अधिक वर्षा करते हैं निम्बोस्टेटस कहलाते हैं। जो बादल सबसे अधिक वर्षा करते हैं निम्बोस्टेटस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, निम्बोस्टेटस। ठीक है, उसके बाद में आपने देखे हैं जो वर्षा नहीं करते वो बादल क्या कहलाते हैं, सीरस केशकुंज। वो बादल कौन कौन से हैं, सीरस केशकुंज ये वर्षा नहीं करता। और कौन सा है, स्त्रियमेज ये बादल है जो वर्षा नहीं करते। फिर अपने बात करते हैं सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। यदि स्थान की बात करें तो माउंट आबू। कौन सा है, माउंट आबू। उसके बाद में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला की बात करें तो झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा, झालावाड़। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। देखिए अब अपने ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। तो अपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था उसकी जानकारी अपने लेते हैं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले अपने पढ़ा था मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होती है, उनकी परिभाषाएं देखी थी। मेट्रोलॉजी क्या होता है, फिर देखा था मेट्रोलॉजी से संबंधित इंस्टीट्यूट कौन कौन से होते हैं। उसके बाद में आपने देखा था कि मेट्रोलॉजी से संबंधित जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन कौन से हैं। उसके बाद में अपने वातावरण, वायुमंडल या एटमॉस्फेयर की बात की थी। तो उसके बाद में वातावरण क्या होता है, अपने चारों ओर का जो भी सराउंडेड एरिया है उसको वातावरण कहते हैं। रंगीन गंदी इसमें गैसें पाई जाती है। उसके बाद में उसको 4 भागों में अपने डिवाइडेशन किया था। सबसे पहले था क्षोभमंडल जो धरातल का भाग था, उसके ऊपर समतापमंडल, मध्यमंडल और वायुमंडल था। ठीक है, उसके बाद में अपने चर्चा की थी कि आज क्या चर्चा की थी, मानसून क्या होता है। मानसून क्या क्या होता है, एक मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, एक उत्तरी पूर्वी मानसून होते हैं। उसके बाद में अपने एक टॉपिक छोड़ दिया था, हाँ, पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। क्या होता है कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होता है कि अचानक वर्षा होती है। ये रबी सीजन में होता है। रबी की सीजन में अचानक वर्षा होती है। उसको अपने राजस्थानी भाषा में मावठ बोलते हैं। जो ठंड में वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं, मावठ बोलते हैं। सर्दी की ऋतु में जो वर्षा होती है उसको मावठ बोलते हैं। उसके बाद में आपने पढ़ा था कि कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज पढ़े थे। कंटूर क्या होता है, आइसोथर्म क्या होता है, आइसोबाथ क्या होता है, आइसोस्टेयर क्या होता है, आइसोटेक क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में अपने कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी। तापमान की, वर्षा की, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, और सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है, और सबसे ज्यादा वर्षा कौन से बादल करते हैं, सबसे कम वर्षा या नहीं करते वो कौन से बादल होते हैं। ये सब बातें आपने पढ़ी थी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।